हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में 8 चैप्टर्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड कर लिया है, एकदम लेटेस्ट वाली, जो भी हमारे आईसीआई ने जो लेटेस्ट अपना मॉड्यूल निकाला है वो वाली मैंने यहाँ से चैप्टर डाउनलोड कर लिया है। मैं आपको साइट बता देता हूँ, आप देख सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या सर्च किया गूगल पे, सिंपली अगर आपके पास मॉड्यूल नहीं है तो आप भी डाउनलोड कर लेना। आईसीआई स्टडी मटेरियल सीए इंटर न्यू सिलेबस, फर्स्ट लिंक पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट के यहाँ पे मॉड्यूल्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। दोस्तों प्लीज वीडियो को स्किप मत करना, ये नहीं कि क्वेश्चन टिक करने के लिए आप इस वीडियो को आगे स्किप करते चलो, क्योंकि स्टार्टिंग में जो मैं बात बोलने वाला हूँ वो बहुत ही जरूरी है। वही आपका माइंडसेट बनाएगी कि आपको आगे कैसे प्रिपेयर करना है एग्जाम के लिए। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ईआईएस और एसएम दोनों 50-50 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, दोनों का जो एग्जाम होता है वो साथ में होता है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में जो कोर्स है, हमारा जो सिलेबस है वो बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू ईआईएस। तो इसलिए हमने क्या स्ट्रेटेजी यहाँ पे फॉलो करी है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को हमने 100% कवर किया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। और ईआईएस में आपको पता होगा कि 5 चैप्टर्स हैं, तो वहां पे हम कोशिश करेंगे 3 to 4 चैप्टर्स को वहां पे कवर करने की, जिससे कि 70 to 80 मार्क्स हम पढ़कर जाए और आराम से हम पास कर सके एग्जाम को। ठीक है, अब आप देख सकते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को मैंने पूरा 50 मार्क्स का यहाँ पे आपको बताने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसी में से एमसीक्यू भी होंगे, जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा उसी में से एमसीक्यू होंगे। ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अराउंड 25 to 30 क्वेश्चन है टोटल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, जो आपको पढ़कर जाने हैं। अब पहली बात, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जैसे मैंने फर्स्ट चैप्टर ओपन कर लिया, यहाँ पे आपको क्वेश्चन टिक करवाऊंगा, प्लीज आप मार्क करते चलना। ठीक है, साथ में एक चीज बताता हूँ मैं आपको, कोई भी चैप्टर अगर आप स्टार्ट करते हो, ठीक है, सीए में कोई सी भी सब्जेक्ट का कोई सा भी चैप्टर स्टार्ट करते हो, तो हर फर्स्ट पेज पे हर चैप्टर के एक डायग्राम बना होता है, जो पूरा एक आपको पिक्चर देता है कि हाँ हम चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपके पास टाइम है, अगर आप कोई चैप्टर पढ़ना चाहते हो किसी और सब्जेक्ट का, ठीक है, आप देख रहे हो कि यूट्यूब पे कहीं से वीडियो मिल जाए, कुछ हो जाए, तो ऐसा मत करो। आप इस डायग्राम को देखो, हम इस चैप्टर के अंदर है क्या क्या, इससे बहुत ही ज्यादा अच्छा माइंडसेट क्रिएट हो जाता है। उसके बाद पढ़ने में जो मजा आता है वो अलग ही लेवल का होता है। आप इसको एक बार फॉलो करके देखना, बहुत ही मजा आ जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूं एक और चीज, कि मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा उसमें से 50% आपके माइंड में याद हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा भी साथ साथ में, जिससे कि आपके माइंड के अंदर एक क्लियरिटी आएगी कि हाँ हम मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 50% हमारा यहीं पे कवर हो जाएगा। मैं आपको समझाऊंगा भी क्वेश्चन आपको याद कैसे करने हैं, उसकी पूरी ट्रिक बताऊंगा इस वीडियो में। बस वीडियो को पूरा देखते रहना। तो सबसे पहले आप आ जाओ 1.25 पेज नंबर पे। अगर आपने बुक ओपन कर लिया है तो प्लीज 1.25 पेज नंबर पे आ जाओ। यहाँ पे अब आप क्वेश्चन मार्क करना, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, क्या पढ़ना आपको, पहले ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मीनिंग पढ़ना है, उसके बाद आपको ये यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स दिए गए हैं वो आपको पढ़ लेने हैं। 4 है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 9th क्वेश्चन, लिमिटेशंस। ऊपर पढ़े हमने बेनिफिट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के, और यहाँ पे हमने पढ़े हैं लिमिटेशंस। ओके, लिमिटेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों ही बेनिफिट्स और लिमिटेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस अटेम्प्ट के लिए। साथ में अब हम मार्क करते हैं आगे, स्ट्रेटजी फॉर्म करने के लिए, स्ट्रेटजी बनाने के लिए 3 लेवल की कुछ इसमें रोल के इंपॉर्टेंस होते हैं। एक टॉप लेवल, ठीक है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, सबसे पहले आप पढ़ोगे यहाँ पे टॉप लेवल का क्या होता है। उसके बाद अगर आप पढ़ोगे आगे तो बिजनेस लेवल का क्या काम होता है, उसके बाद फंक्शनल लेवल का। इस तरीके से आप बाइफरगेट करके पढ़ना, आपको मजा आ जाएगा पढ़ के। टॉप लेवल में कौन कौन इन्वॉल्व होता है वो आपको पता चल जाएगा इस पैराग्राफ में, क्या काम करती है वो जो स्ट्रेटेजी बनाती है वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाती है। ठीक है, और उनके रोल क्या क्या इंक्लूड होते हैं, मिशन, गोल बनाना, ठीक है, कि बिजनेस किस चीज में करना है, रिसोर्सेज को एलोकेट कैसे करना है, ये टॉप लेवल का काम हो गया। उसके बाद ऐसे ही अगर आप बिजनेस लेवल का पढ़ोगे, द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटजीज फॉर इंडिविजुअल बिजनेस एरिया। किसी इंडिविजुअल बिजनेस एरिया में अगर आपको कोई स्ट्रेटेजी फॉर्म करनी है तो वो कौन करता है, बिजनेस लेवल मैनेजर्स करते हैं। लास्ट में फंक्शनल लेवल, जो सबसे लो लेवल का काम होता है हमारे किसी भी बिजनेस में, जैसे ह्यूमन रिसोर्स का हो गया, परचेजिंग का हो गया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो गया, कस्टमर सर्विस हो गई, ये सारा काम कौन करता है, फंक्शनल लेवल के। तो ये क्वेश्चन तो आपका यहीं पे कंप्लीट हो गया।
उसके बाद ऊपर लिमिटेशंस पढ़ोगे। जैसे स्ट्रेटेजी बनाने के लिए टाइम कंज्यूमिंग होता है, टाइम लगता है स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। एनवायरनमेंट जो है आजकल का बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए हमें स्ट्रेटेजी बनाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। उसके बाद कॉस्टली प्रोसेस, क्योंकि उसमें एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। इन अ कॉम्पिटेटिव सिनेरियो वेयर ऑल ऑर्गेनाइजेशन आर ट्राइंग टू मूव स्ट्रेटेजिकली इट इज डिफिकल्ट। कह रहे कि आजकल के टाइम में जो है सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्ट्रेटेजिकली काम कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा मुश्किल होता है कि हम कैसे रिस्पॉन्स दें, ठीक है, क्योंकि सारी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं, तो हम ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करें जिससे कि हम बेटर परफॉर्म कर सके अपने एनवायरनमेंट में। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 11 मार्क करना, स्ट्रेटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव। ये जो है एमसीक्यू के लिए भी याद रखना कि ये एमसीक्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपको अंदर का पढ़ लेना है क्या चीज़ है। अब आ जाते हैं हम, अब आप आ जाओ ऊपर की तरफ जहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। अब जो मैंने नीचे टिक करवाए ना क्वेश्चन, उन्हीं के बेस पे कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ऊपर दे रखे हैं हमें। क्वेश्चन नंबर अगर आप 3 पे आ चुके हो तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप ये पढ़कर देखना कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है हमें। हमें लिखना वही है, प्रोएक्टिव रिएक्टिव जो अभी हमने पढ़ा नीचे, लिखना वही है, लेकिन किस तरीके से ये हमसे पूछ रहे क्वेश्चन, ये एक बार रीड करना, इससे आपको पता चलेगा कि हमें क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, ठीक है। क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है वो काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, 3 to 4 क्वेश्चन मैंने देखे थे शायद, तो उसमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। तो आप नीचे तो हमने पढ़ ही लिया डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, जो 4 क्वेश्चन हमने पढ़े, लिमिटेशन, बेनिफिट, ठीक है, 3 लेवल ऑफ स्ट्रेटेजीज। उसके बाद हमने पढ़ा प्रोएक्टिव रिएक्टिव, तो उससे रिलेटेड जो ऊपर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है उनको एक बार आप रीड कर लेना, ठीक है। 3 वाला, 3rd क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पे, लिमिटेशंस ही पूछे गए हैं बट किस फॉर्म में पूछे गए हैं ये ध्यान रखना। उसके बाद आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हो, नेम द स्ट्रेटेजी लेवल। तो स्ट्रेटेजी लेवल पूछ रहे हैं कौन सा है, टॉप है या फिर फंक्शनल है या फिर बिजनेस है, तो किस तरीके से पूछ रहे हैं वो आप क्वेश्चन एक बार रीड कर लेना। और बाकी क्वेश्चन तो हमने नीचे पढ़ ही लिया है, तो आंसर याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये देखना है क्वेश्चन किस तरीके के आ रहे हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में से 4 क्वेश्चन हो गए, 8, 9, 10 और 11। एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मार्किंग गलत कर रखी है, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 एक एप्लीकेशन बेस्ड में भी है और डिस्क्रिप्टिव में भी इन्होंने 8 लिख दिया है, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे 9 होना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको दोनों 8 क्वेश्चन पढ़ने हैं, ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड वाला भी और डिस्क्रिप्टिव वाला भी। अब हम आते हैं सेकंड चैप्टर पे, 4 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। अब आ जाओ आप सेकंड चैप्टर पे, 2.60 पेज नंबर। आप बुक ओपन कर लेना, ठीक है, मैं यही मान के चल रहा हूँ आपने बुक ओपन कर रखी है। तो दोस्तों ये जो चैप्टर है हमारा काफी ज्यादा बड़ा चैप्टर है और इसमें से क्वेश्चन भी काफी आते हैं, तो इसमें हमने ज्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करी है, ठीक है। और मैं समझाऊंगा भी कैसे आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं, क्योंकि इसमें आंसर जो है काफी ज्यादा बड़े बड़े लिखे हैं, बट वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखे हैं और सिंपल उसका लॉजिक है, तो वो मैं आपको समझाऊंगा, बस वीडियो को पूरा देखना। आप देख सकते हो पहला क्वेश्चन जो है, एक्सपीरियंस कर्व क्या होता है। दोस्तों सबकी लाइफ में एक एक्सपीरियंस कर्व होता है, ठीक है। पहले हम अपनी लाइफ की बात करते हैं। मान लो अगर हम कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, स्टडी कर रहे हैं जैसे हम, तो फर्स्ट टाइम जब रिवीजन करते हैं तो उसमें काफी ज्यादा टाइम लगता है, फिर सेकंड रिवीजन करते हैं कम टाइम लगता है, फिर जैसे जैसे करते जाते हैं उतना कम टाइम लगता जाता है। सेम ऐसे बिजनेस में होता है, अगर हम कोई प्रोडक्ट को रेगुलरली, ठीक है, कंसिस्टेंटली हम उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसका क्या होता है, कॉस्ट पर यूनिट जो होती है कम होती चली जाती है। मान लो 10 यूनिट करोगे तो ज्यादा कॉस्ट आएगी, फिर उसके बाद हम 20 कर रहे हैं, 30 कर रहे हैं, एफिशिएंसी बढ़ गई हमारी, तो उसके हिसाब से हम प्रोडक्शन बढ़ाते जा रहे हैं, उसके हिसाब से क्या होगा, हमारी कॉस्ट भी कम आएगी। तभी आज चाइना जो है इतनी मतलब जो कम प्राइस पे वो प्रोडक्ट निकाल देती है, क्योंकि उनका जो प्रोडक्शन लेवल है काफी ज्यादा बड़ा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये पूरा पढ़ना है, डायग्राम भी याद रखना है, बनाना है एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ, पीएलसी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। कोई सा भी प्रोडक्ट अगर लॉन्च होता है मार्केट में तो उसकी एक लाइफ होती है, ठीक है, वो हम डायग्राम से समझेंगे फिर उसके अंदर रीड करेंगे। पहला इंट्रोडक्शन स्टेज होता है उसका, इंट्रोड्यूस होता है वो मार्केट में, ठीक है, फिर उसके बाद उसकी लाइफ में ग्रोथ आती है, फिर एक मेच्योरिटी लेवल पे आ जाता है, क्योंकि और भी कॉम्पिटेटिव में प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, तो उसकी वजह से वो मेच्योरिटी पे आने के बाद डिक्लाइन हो जाता है, क्योंकि उसके सब्स्टिट्यूट आ जाते हैं तो लोग उस पर ज्यादा फोकस करने लग जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से पूरी जो है लाइफ साइकिल चलती है हमारे प्रोडक्ट्स की। अब आप यहाँ पे अगर रीड करोगे बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा हुआ है, फर्स्ट स्टेज ऑफ पीएलसी इज द इंट्रोडक्शन स्टेज, ओके, इन विच द कंपटीशन इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। कंपटीशन होता नहीं है क्योंकि कोई न्यू प्रोडक्ट आता है तो।
और इसलिए हम प्राइस भी हाई रख सकते हैं और मार्केट लिमिटेड होती है, समझ गए। बट ग्रोथ ऑफ सेल इज ऑल्सो एट अ लोअर रेट। जो सेल होती है वो कम लेवल पे होती है क्योंकि वो न्यू प्रोडक्ट आया होता है, तो उसके एडवर्टीजमेंट जो भी होता है वो अभी धीरे धीरे स्टार्ट होती है। सेकंड स्टेज में क्या होता है, ग्रोथ स्टेज, इन विच द डिमांड एक्सपेंड्स, डिमांड बढ़ती है, प्राइस फॉल हो जाता है, कंपटीशन इंक्रीज होता है क्योंकि और भी मार्केट में वैसे प्रोडक्ट आने लग जाते हैं और मार्केट बढ़ जाता है। थर्ड स्टेज में हमने देखा कि मैच्योरिटी स्टेज, वेयर इन द कंपटीशन गेट्स टफ एंड द मार्केट गेट्स स्टेबलाइज्ड, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है इसलिए मार्केट जो है स्टेबलाइज हो जाती है और प्रॉफिट जो है धीरे धीरे कम होने लग जाता है। लास्ट स्टेज जो है हमारा इसका वो है डिक्लाइनिंग स्टेज, इन विच द सेल एंड प्रॉफिट दोनों के दोनों कम हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको पूरा लिख देना है। और एक और क्वेश्चन इसमें ऐड था, इट्स सिग्निफिकेंस इन पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो में ये कैसे हमें काम करता है, तो वो यहाँ पे आप रीड कर लेना, समझ आ जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 14, बीसीजी मैट्रिक्स, इसको भी किस तरीके से पढ़ना है, पहले डायग्राम पढ़ना है आपको। जिस भी आंसर में डायग्राम होता है उस पर आप फोकस करो कि डायग्राम के थ्रू ही पहले समझो, फिर उसके बाद अंदर का रीड करो। ये डायग्राम में क्या लिखा हुआ है देखो, यहाँ पे है ग्रोथ रेट, ऊपर है मार्केट शेयर। ठीक है, तो स्टार, और यहाँ पे इन्होंने हाई दे दिया, इधर लो दे दिया, यहाँ पे हाई, यहाँ पे लो, समझ गए। अब स्टार की अगर बात करें तो हाई होगा मार्केट शेयर और हाई होगा ग्रोथ रेट। ठीक है, फिर क्वेश्चन मार्क की बात करें तो मार्केट शेयर जो है लो होगा और जो हमारा ग्रोथ रेट है वो हाई होगा। इस तरीके से इसको डिफाइन कर रखा है पूरा आंसर में। अगर आप अब इस रीड करोगे इस पूरे आंसर को, इतना इजीली आपको समझ आ जाएगा, यकीन मानो। ठीक है, पढ़कर देखना इसको, यहाँ पे स्टार भी देखो, स्टार कैश काउ सबको डिफाइन कर रखा है इन्होंने। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 आपको पढ़ना है, स्वॉट एनालिसिस। ठीक है, व्हाट इज द पर्पस, क्या होता है, ये तो आपको बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बिजनेस में भी पढ़ा होगा आपने 11th-12th में। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट क्या होता है। ठीक है, व्हाई इज इट नेसेसरी टू डू अ स्वॉट एनालिसिस, ये एनालिसिस करनी क्यों जरूरी है, क्योंकि इसके कुछ जो है रीजंस होते हैं, की रीजंस होते हैं, क्योंकि एडवांटेजेस भी बोल सकते हो, इट प्रोवाइड्स लॉजिकल फ्रेमवर्क, इट प्रेजेंट्स अ कंपैरेटिव अकाउंट, इट गाइड्स द स्ट्रेटेजिस्ट इन स्ट्रेटेजिक आइडेंटिफिकेशन। इन सब चीजों में काम करता है, इसलिए ये जो है इंपॉर्टेंट होता है एनालिसिस करना। उसके बाद 16th क्वेश्चन, टॉज, उसी का उल्टा टॉज कर दोगे आप। तो यहाँ पे इसका डायग्राम दे रखा है, आप देख सकते हो, डायग्राम के थ्रू बहुत ही सिंपल है ये। देखो, ऊपर ले लिया स्ट्रेंथ, यहाँ पे वीकनेस, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे थ्रेट। अब एक एक करके इनको एक्सप्लेन करते गए। पहले एसओ ले लिया, एसओ मतलब स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी। उसके बाद डब्ल्यूओ ले लिया। बस डायग्राम याद रखोगे तो आपका आंसर का जो फॉर्मुलेशन है पूरा कैसे आपको प्रिपेयर करना है वो अपने आप समझ आ जाएगा आपको जब इसमें रीड करोगे आप तो। ठीक है, उसके बाद आ जाओ आप 18th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में से। ठीक है, ड्रॉ एंड सॉफ्स प्रोडक्ट ग्रोथ मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स। ये भी डायग्राम के थ्रू दे रखा है, पहले डायग्राम को पढ़ना है, उसके बाद ही आप इसके अंदर के आंसर को पढ़ना प्लीज, बहुत ही सिंपल हो जाएगा आपके लिए। आप देख सकते हो ऊपर ले लिया इन्होंने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, यहाँ पे ले लिया न्यू प्रोडक्ट, यहाँ पे ले लिया एग्जिस्टिंग मार्केट, यहाँ पे ले लिया एग्जिस्टिंग, ओ सॉरी न्यू मार्केट। अब मार्केट पेनिट्रेशन में क्या होगा, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट होगा और एग्जिस्टिंग मार्केट होगी, तो इस तरीके से आंसर लिखा होगा। प्रोडक्ट डेवलपमेंट को जब इन्होंने एक्सप्लेन किया होगा तो क्या लिखा होगा, न्यू प्रोडक्ट अगर एग्जिस्टिंग मार्केट में इंट्रोड्यूस होता है तो क्या होगा। इस तरीके से आंसर को इन्होंने पूरा फॉर्मुलेट कर रखा है। ठीक है, अब आ जाओ, अब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है इसी के ऊपर मिल जाएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 8 मार्क कर लो, ये आपको पढ़ना है। यहाँ पे आप देख सकते हो मिस्टर बनर्जी वाला क्वेश्चन जो है, इसमें लिखा हुआ है नेम द टूल दैट मे बी यूज्ड बाय बनर्जी। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा रहे हैं आजकल, की कौन सा टूल यूज होगा, कौन सा स्ट्रेटेजी यूज हुई है, इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए ये आप पूरा अच्छे से पढ़ लेना। इसके अंदर आंसर वही लिखना है जो हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये एक बार रीड करोगे समझ आ जाएगा ये कौन से क्वेश्चन से रिलेटेड है इसका आंसर। उसके बाद आपको पढ़ना है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन शायद मैंने मार्क नहीं करवाया नीचे। ये क्या है, स्टेप्स टू अंडरस्टैंड कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप। अगर कॉम्पिटिशन को समझना है तो कौन कौन से स्टेप फॉलो करने होते हैं, बहुत ही सिंपल है। कॉम्पिटिटर को समझना चाहिए, ठीक है, आइडेंटिफाई करो पहले कौन सा कॉम्पिटिटर है, उसके बाद उसे अंडरस्टैंड करो, फिर उसकी स्ट्रेंथ देखो, उसकी वीकनेस देखो। ये हेडिंग हेडिंग भी अगर एग्जैक्टली याद कर लोगे, अंदर आप अपने मर्जी से भी लिख सकते हो तो आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और फिर पुट ऑल द इन्फॉर्मेशन टुगेदर, सिंपल है क्वेश्चन, 2 मिनट में याद हो गया आपको।
ठीक है, पहले आइडेंटिफाई करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, फिर उसकी स्ट्रेंथ वीकनेस दोनों देखेंगे, फिर सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ करके हम उसको एनालाइज करेंगे। इस तरीके से आपको अंदर के पॉइंट्स लिख देने हैं, बट हेडिंग जो है वो एग्जैक्ट होनी चाहिए। और ये एक बार रीड कर लेना क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है। ठीक है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, पिछले अटेम्प्ट में आया है जुलाई में 21। ठीक है, तो बट उधर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, लेकिन ये जो है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए एक बार रीड कर लेना आप, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन आपने मार्क कर लिया, उसके बाद एट्थ क्वेश्चन जो है वो भी मार्क कर लो। एट्थ क्वेश्चन जो है ये आपको पढ़ना है। ठीक है, ये शायद मैंने क्वेश्चन मार्क नहीं करवाया नीचे, इसका कोई क्वेश्चन नहीं था, बट आपको ये याद करना पड़ेगा, जो भी है जैसे भी है याद कर लो। तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है ज्यादातर जो है वो डिपेंडेंट है, जो भी हमने नीचे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करे डिस्क्रिप्टिव में से। ठीक है, तो इसलिए एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को काउंट मत करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। समझ आ गया? चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में बहुत ही कम क्वेश्चन है। 3.27 पेज नंबर पे आ जाओ। 3.27, यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 5th पे आ जाओ। पहले 5th क्वेश्चन आप देख सकते हो, मिशन स्टेटमेंट को डिफाइन करा हुआ है और क्या क्या पॉइंट्स हमें कंसिडर करने चाहिए। ये क्वेश्चन काफी टाइम पहले आया था, तो इसके चांसेस है आ सकता है ये वापस, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन भी देखे जा रहे हैं। मैंने एनालाइज किया है एग्जाम को। ठीक है, वो मतलब जो पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं 3-4 अटेम्प्ट पहले, वो दोबारा पूछे जा रहे हैं। तो उस तरीके को, उस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूरा बनाया है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आप देख लो, विजन और मिशन में क्या डिफरेंस है। उसके बाद आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 8, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस अटेम्प्ट के लिए, इस चैप्टर में से। बट पढ़ने आपको तीनों है। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन पूरा आपको सही से पढ़ना है, एकदम अच्छे से। ओके, बस 3 क्वेश्चन थे इसमें से। चैप्टर नंबर 4 पे आ जाओ। ये भी छोटे छोटे चैप्टर हैं, बट इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, मतलब ये जो चैप्टर है इसमें से ज्यादातर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। आप पेज नंबर आ जाओ 4.31। ठीक है, 31 पे आ गए। थोड़ा ऊपर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11 से डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या होता है। ठीक है, और साथ पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, व्हेन इज इट अडॉप्टेड, कब अडॉप्ट करते हैं इसको। ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, और पूरा चांसेस है। क्वेश्चन नंबर 12, एक्यूसेशन और मर्जर, एक्सपेंशन थ्रू एक्यूसेशन क्या होता है और मर्जर क्या होता है, दोनों को सही से पढ़ना है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, 100% है। क्वेश्चन नंबर 13, कॉन्सेंट्रिक और कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है। ये शायद क्वेश्चन आया है जुलाई 21 में, बट फिर भी आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन के लिए पढ़ना है ये। ठीक है, इससे अगर आपको मीनिंग मीनिंग भी याद रहेगा ना, तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को पढ़ के कि ये कौन सा डाइवर्सिफिकेशन है। ठीक है, और एमसीक्यू के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेफिनेशन आ सकती है, पूरी इसकी मीनिंग लिखा आ गया और बोलेगा कि बताओ कौन सा डाइवर्सिफिकेशन है, कौन सी स्ट्रेटेजी है। तो ये सब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये हो गया डाइवेस्टमेंट और लिक्विडेशन स्ट्रेटेजी, क्या डिफरेंस है दोनों में। ये अगर आप ऊपर ऊपर से भी याद रखोगे तो काफी है, क्योंकि एमसीक्यू के लिए ये मार्क करवाया, और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है इस पे। ठीक है, तो उस तरीके से याद करना है कि जितना आपको उस 5 नंबर में लिखना है उतना ही याद करना है, यानी कि जितना भी लिखा है सब कुछ याद कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 14 तक मार्क करवा दिया, 11, 12, 13, 14। अब आ जाओ आप एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पे, 6, 7 और 8 मार्क कर लो। 6, 7 और 8, क्योंकि इसमें बोला आइडेंटिफाई द स्ट्रेटेजी, कौन सी फॉलो करे। तो ये ध्यान में रखना, ये अच्छे से पढ़ लो पूरा क्वेश्चन, और किस तरीके से आंसर लिखा है वो भी देख लेना पूरा। साथ में आ जाओ 7th क्वेश्चन पे, इसमें भी पूछा है कौन सी स्ट्रेटेजी है, तो हमने नीचे पढ़ा है उसके हिसाब से आप इसके आंसर देने की कोशिश करना। ये शायद टर्न अराउंड का क्वेश्चन है, टर्न अराउंड का क्वेश्चन इस बार आ चुका है, तो इसके कम चांसेस है, बट फिर भी एक बार रीड कर लेना आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, काफी टाइम है अभी एग्जाम में। फिर आ जाओ आप 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन भी आपको रीड मार लेना है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम में। देख रहे हो आप नीचे जो अभी हमने पढ़ा है कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, उसी का क्वेश्चन है ये, तो आपको देखना है कि किस तरीके से पूछ रहा है। ठीक है, इसको बंद कर दो चैप्टर को। अब आ जाओ चैप्टर नंबर 5 पे। चैप्टर नंबर 5, पेज नंबर 5.31।
5। थोड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन कोई नहीं, आपको अच्छे से थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप क्वेश्चन नंबर मार्क करो 12, ऊपर मिलेगा आपको 12। पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल, ये काफ़ी पहले आया था, 2018 में आया था शायद ये क्वेश्चन। उसके बाद दोबारा आया नहीं, तो इस बार चांसेस है आ सकता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन देखे गए हैं जो उस टाइम के अटेम्प्ट के क्वेश्चन थे, अब आ रहे हैं। उसके बाद आपको ये पढ़ना है कॉस्ट लीडरशिप क्या होता है और डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी। ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, 100% है। ठीक है, और एक क्वेश्चन 14th, 5 कॉम्पिटिटिव फोर्सेस। ये याद रखना, 12 और 14 क्वेश्चन में कंफ्यूज मत हो जाना। 14 में पूछ रहा है 5 कॉम्पिटिटिव फोर्सेस, और उसमें पूछ रहा था 5 फोर्सेस मॉडल पोर्टर के। ठीक है, तो इन दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आ सकता है, और ये नहीं आएगा तो फिर वो ही आएगा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन इसके ऊपर, जो हमने यहाँ पे अभी देखा है, क्वेश्चन नंबर 13। अब एक टॉपिक है जो इस चैप्टर के बीच में से है, वो इन्होंने पीछे कवर नहीं किया, बट वो इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। 5.19, 5.19 पे आ जाओ। यहाँ पे आप देख सकते हो बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी, ये आ सकता है डिफाइन करने के लिए पूरा। तो आपको ये डायग्राम के साथ पहले देख लेना, डायग्राम में क्या क्या लिखा है, उसके बाद यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं नीचे, दोनों पढ़ लेना। ठीक है, और बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर होता क्या है वो आपको यहाँ पे आसानी से पता चल जाएगा, एक बार रीड मार लेना। ठीक है, और इस डायग्राम को याद कर लेना अच्छे से। तो इस चैप्टर में से भी मैंने 4 क्वेश्चन बता दिए। चैप्टर नंबर 6 पे आ जाओ। ये भी काफी बड़ा चैप्टर है, और इसमें से क्वेश्चन ज्यादा ही पूछे जाएंगे इस बार, और 100% पूछे ही जाएंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पे 15, 16 और 17, पहले मार्क कर लो। 15, 16 और 17, 17 हो गया ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद 16th क्वेश्चन, इसमें क्या पूछ सकता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का क्वेश्चन है ये, ध्यान से पढ़ लेना इसको। ठीक है, काफी पहले पूछा गया था ये, 7 नंबर में। सेम क्वेश्चन सप्लाई चेन मैनेजमेंट का ये 15th क्वेश्चन भी। ठीक है, तो इससे थोड़ा रिलेट करना, दोनों एग्जैक्ट सेम ही मिलेंगे, बट इसमें क्वेश्चन ऐड किया गया है 15th क्वेश्चन में एक्स्ट्रा, ये इज इट सेम एज लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट और ये सेम है। तो यहाँ पे आपको पैराग्राफ मिल जाएगा एक इसी आंसर के बीच में, तो ये आप पढ़ लेना। ठीक है, एक अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है इसके ऊपर ये। उसके बाद मैंने क्वेश्चन आपको कहाँ तक करवा दिए, ये सारे हो गए 15, 16, 17। उसके बाद 9 और 10th क्वेश्चन पे आ जाओ। 9th और 10th क्वेश्चन पे ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर दोनों क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कौन कौन से प्रोमिनेंट एरियाज है जहां पे इनका रोल प्ले करना जरूरी है। ठीक है, तो काफी सारे एरियाज लिखे हैं इन्होंने, आप 4 to 5 याद कर लेना इसमें से। मैं बोलूँ तो आप स्टार्टिंग के 4 याद कर लेना, आसान रहेगा आपके लिए। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 सेम ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर ही है, बट है क्या, फैक्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज दैट इन्फ्लुएंस एम्प्लॉयज कॉम्पिटेंसी। ये कुछ पॉइंट है, एम्प्लॉयज कॉम्पिटेंसी को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है ह्यूमन रिसोर्स। देखो, किसी भी कंपनी में जाओगे, जब हम इंटरव्यू देते हो स्टार्टिंग में, फिर जब जॉब लग जाती है तो उसके बाद ट्रेनिंग होती है आपकी, उसमें आपकी जो कॉम्पिटेंसी होती है वो बढ़ाई जाती है। तो पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के टाइम में देखेंगे सही बंदा सेलेक्ट होना चाहिए, उसके बाद ट्रेनिंग देंगे, अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो अप्रेजल भी देंगे, कंपनसेशन भी देंगे उसको। तो इस तरीके से उसकी कॉम्पिटेंसी को बढ़ाया जाता है, थोड़ा लालच देके। ठीक है, और थोड़ा सिखा के, थोड़ा लालच देके, इस तरीके से आपको ये भी याद कर लेना है। ठीक, चैप्टर 6 में भी हो गया हमारा कंप्लीट। चैप्टर नंबर 7 पे आ जाओ। चैप्टर नंबर 7 में क्वेश्चन मार्क करो क्वेश्चन नंबर 8, SBU क्या होता है और इसके एडवांटेजेस। ठीक है, एडवांटेजेस बहुत सारे लिखे हैं, अगर आप चाहते हो तो 4 भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, SBU का क्वेश्चन हो गया। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 10th पे। क्वेश्चन नंबर 10th जो है वो है आर ग्लास स्ट्रक्चर। इसमें एक डायग्राम दे रखा है, ये भी बनाना जरूरी है अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, या तो MCQ में आ जाएगा ये, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि काफी टाइम से ये क्वेश्चन नहीं आया और कभी भी आया ही नहीं है, तो इस अटेम्प्ट में चांसेस है कि आ जाएगा। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 12th पे। आप यहाँ पे देख सकते हो ट्रांसफॉर्मेशनल और ट्रांजेक्शनल लीडर।
डिफरेंस क्या है इन दोनों में वो आप पढ़ लेना अच्छे से यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपल है ये, एमसीक्यू में ज़्यादा चांसेस है क्योंकि काफ़ी बार इसके क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में, बट आपको याद करने हैं, ठीक है। 3 ही पॉइंट है, बस याद कर लेना आप आराम से। और क्वेश्चन नंबर 11 पे आओगे तो वो आपको पढ़ना नहीं है, एक चीज देखो यहाँ पे, व्हाट आर टू अप्रोचेस टू लीडरशिप स्टाइल। तो वो दोनों यही स्टेप्स हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल और ट्रांजैक्शनल। इसी को ही एक्सप्लेन कर रखा है ऊपर वाले क्वेश्चन में भी, ठीक है। तो याद रखना दो अप्रोचेस कौन कौन सी होती है, एक हो गया लीडरशिप और एक वो सॉरी एक हो गया ट्रांजैक्शनल, एक हो गया ट्रांसफॉर्मेशनल। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे, डिस्कस द लीडरशिप रोल प्लेड बाय द मैनेजर इन पुशिंग गुड स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन। ठीक है, ये पॉइंट अच्छे से याद करने हैं आपको सारे के सारे। 14th क्वेश्चन पे, व्हाट इज कॉर्पोरेट कल्चर, हाउ इज इट बोथ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। 13 और 14 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आ सकता है इस बार अटेम्प्ट में, ठीक है, जिसमें मैं पूरा श्योर हूँ, मतलब 99% इनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट आपको पढ़ने सारे हैं जोन जोन से इंपॉर्टेंट बताए हैं, ठीक है। अभी ये थोड़े क्वेश्चन और कम हो जाएंगे, अभी मैं बताता हूँ एक चीज आपको, ठीक है। पहले एक बार क्वेश्चन 8, ये जो चैप्टर नंबर 8 है इसमें से भी मार्क कर लो। 7, 9 और 8 क्वेश्चन, पेज नंबर तो एक मिनट, 7, 9, 7 हो गया हमारा व्हाट इज स्ट्रेटेजिक चेंज, ठीक है। और पूरा प्रोसेस जो कर्ट लेविन ने बता रखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है इस बार, काफी टाइम पहले आया था, 2018 में आया था ये भी, ठीक है। उसके बाद आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 9 पे, ऑपरेशनल कंट्रोल और मैनेजमेंट कंट्रोल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 11 पे, इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल क्या होता है, पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, ये 5 मार्क्स में आ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के। उसके बाद 14th क्वेश्चन पे आओगे आप, बेंचमार्क का क्वेश्चन है, ये पढ़ लेना बेंचमार्क होता क्या है और उसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स फॉलो कर रखे हैं। आइडेंटिफाइंग द नीड फॉर बेंचमार्किंग, बेंचमार्किंग होता क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इज द अप्रोच ऑफ सेटिंग गोल एंड मेजरिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ फर्म बेस्ड ऑन द बेस्ट। सिंपल तरीका है यार, मतलब गोल को अचीव करने के लिए जो भी अप्रोच होती है वो किस तरीके से किस स्टेप्स में फॉलो करके हम उसको अचीव कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे पूरा दे रखा है। पहले बेंचमार्किंग का जानो कि जरूरी क्यों है बेंचमार्किंग, फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग करो डिसीजन प्रोसेसेस की जो भी हमने पहले बना रखी है, फिर उनमें से बेस्ट प्रोसेस देखो कि बेस्ट प्रोसेस कौन सा है हम अचीव करने के लिए गोल को, फिर कंपेयर करो अपने प्रोसेस को और जो दूसरे बंदे प्रोसेस बनाते हैं उनको कंपेयर करो, फिर एक रिपोर्ट बनाओ, ठीक है। फिर उसमें गैप देखो कि क्या कौन कौन से परफॉर्मेंस गैप को हम इम्प्लीमेंट द स्टेप्स नेसेसरी टू क्लोज द परफॉर्मेंस गैप को खत्म करने के लिए क्या क्या हम चीजें कर सकते हैं, फिर लास्ट में इवेल्युएट कर लो उसको, ठीक है। तो ये होगा हमारे सारे क्वेश्चन, एक एमसीक्यू के लिए मार्क कर लेना क्वेश्चन नंबर 10 जो था हमारा, इसमें आप देख सकते हो स्ट्रेटेजिक कंट्रोल में कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ठीक है। प्रीमाइसिस कंट्रोल, स्ट्रेटेजिक सर्विलियंस, स्पेशल अलर्ट कंट्रोल और इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल, ठीक है। तो ये चारों आपको पढ़ लेना है एमसीक्यू के लिए, मार्क कर लो इसका एमसीक्यू के लिए। और इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल तो हमने नीचे कवर कर ही लिया क्वेश्चन पूरा का अच्छे से अच्छे, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आपको हटा लेने हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से, जो भी अब एमटीपी आने वाली है, ठीक है, मॉक टेस्ट पेपर जो होंगे उसमें देख लेना कौन कौन से क्वेश्चन जो है आ गए हैं, तो उसको आप रिमूव कर सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से, क्योंकि वो क्वेश्चन दोबारा नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर, ठीक है। क्योंकि सेम अटेम्प्ट की जो एमटीपी होती है उसमें से क्वेश्चन दोबारा नहीं पूछे जाते अटेम्प्ट के अंदर, जो हमारा एक्चुअल अटेम्प्ट है दिसंबर 21 में, ठीक है। और एमटीपी शायद आपकी अभी नवंबर में होते हैं एग्जाम या फिर अक्टूबर में होंगे, वो आप देख लेना, ठीक है। तो यही थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अगर आपको कोई दिक्कत आए तो मेरे को आप डायरेक्टली आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपका फ़ोन नंबर होगा ही, ठीक है। अगर नहीं है तो लिख लो 9625252352, ठीक है। आप मेरे को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो और कोई भी दिक्कत आए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों थैंक यू।